रजब तैयब अर्दगान कहने को तो ये सिर्फ एक टर्किश पॉलिटिशियन है जो टर्की की पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। साल 2002 से लेकर अब तक लगातार अर्दगान तुर्की की सत्ता में बने हुए हैं। कोई और पॉलिटिशियन इनके सामने टिक ही नहीं पाया। लेकिन अर्दगान जितने पॉपुलर टर्की में है उससे कहीं ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी अदर इस्लामिक कंट्री या फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों के बीच है। कुछ लोग इन्हें वर्ल्ड मुस्लिम लीडर की तरह देखते हैं तो मैक्सिमम लोग मर्द मुजाहिद या फिर अपना रहनुमा बताते हैं। अगर इन तमाम हालात में किसी ने मर्द मुजाहिद का रोल अदा किया तो तुर्की का सदर तैयब अर्दगान ने हक अदा किया। अब सवाल आता है कि आखिर तैयब अर्दगान ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया का मुसलमान उनको अपना हीरो मानने लगा, और तैयब के पास ऐसा कौन सा जादू है जिसकी वजह से पिछले 21 सालों से वो लगातार टर्की की सत्ता में बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम तैयब अर्दगान के हर उस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से तैयब इतने पॉपुलर है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें। या आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रजब तैयब अर्दगान एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो रहने वाला तो तुर्की का है लेकिन इनके चाहने वाले पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। इनकी स्टोरी इतनी मजेदार है जिसे जानने के बाद आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अर्दगान की पॉपुलैरिटी का सीक्रेट क्या है। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। 26 फरवरी 1954 ये वो दिन था जब तैयब अर्दगान पैदा हुए। फादर का नाम अहमद अर्दगान और मां का नाम तेंजिले अर्दगान। इनके फादर टर्किश कोस्ट गार्ड में एक मामूली कप्तान थे, मतलब इनका फैमिली बैकग्राउंड कोई बहुत बड़े स्केल पर नहीं था। अर्दगान ने 1965 में एक प्राइमरी स्कूल और 1973 में रिलीजियस वोकेशनल हाई स्कूल इमाम हातिब से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। इमाम हातिब स्कूल जो कि एक इस्लामिक स्कूल हुआ करता था जिसकी वजह से उसके सिलेबस का 1/4 हिस्सा इस्लामिक बेस्ड था, जिसमें कुरान, लाइफ ऑफ प्रॉफिट, अरबिक लैंग्वेज जैसे चैप्टर शामिल थे। 1973 में अर्दगान इस्तांबुल के फुटबॉल क्लब के लिए फुटबॉल खेला करते थे। उस टाइम उनके फादर अर्दगान को जो एक हफ्ते के लिए पॉकेट मनी देते थे वो $1 से भी कम 2.5 तुर्की लीरा हुआ करती थी। अर्दगान उन्हीं पैसों से पोस्टकार्ड खरीदते और रोड पर उसे बेच देते। ट्रैफिक में फंसे लोगों को पानी की बोतलें बेचते, सड़कों पे तिल की रोटी जिसे टर्किश में सिमिट कहा जाता है उसे सेल करते। मतलब अर्दगान की इनिशियल लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं रही। अर्दगान इमाम हातिब के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुरान को अच्छे से समझते भी थे और समझाते भी थे, जिस वजह से उनके साथ में रहने वाले उनके दोस्तों ने होका यानी टीचर कहने लगे। टर्किश में टीचर को होका कहा जाता है। हालांकि बाद में अर्दगान बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी पूरी करी। अर्दगान की लाइफ का ये वो चैप्टर था जिसमें उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब उनकी लाइफ में एक टर्न आता है और शुरू होता है उनका पॉलिटिकल कैरियर। 1976 ये वो टाइम था जब टर्की कम्युनिस्ट मूवमेंट जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, जिसे काउंटर करने के लिए एक स्टूडेंट यूनियन था जिसे नेशनल टर्की स्टूडेंट यूनियन कहा जाता था। अर्दगान ने उसे ज्वाइन किया और पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करी और इसी साल यानी 1976 में ही उन्हें इस्लामिस्ट नेशनल सॉल्वेशन पार्टी एमएसपी का हेड बना दिया गया और फिर उन्हें प्रमोट भी किया गया और इस्तांबुल यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना दिया गया। 1980 तक वो उसी पोस्ट पर रहे, लेकिन इसी साल टर्की में एक मिलिट्री कू होता है और टर्किश मिलिट्री टर्की पर अपना कब्जा जमा लेती है और सभी पॉलिटिकल पार्टी को बंद कर दिया जाता है। अब जब पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं रही तो फिर राजनीति कैसी। अर्दगान ने भी सब छोड़ छाड़ के प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया और जॉब करने लगे। लेकिन एक बार फिर 1983 में कमबैक करते हैं और 1984 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें उन्हें 31,247 वोट मिले और अपना पहला इलेक्शन अर्दगान हार जाते हैं। 1989 में एक बार फिर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इस बार मेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और इस बार फिर से वो हार गए, लेकिन 22.83 वोट परसेंट के साथ दूसरे नंबर पे रहे। 1991 में एक और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आए, लेकिन इस बार फिर हार गए और 20% वोट शेयर के साथ 5वें नंबर पे रहे। लेकिन 1991 की ये हार अर्दगान के लाइफ की अब तक की आखिरी हार साबित हुई। 1994 में एक बार फिर अर्दगान इस्तांबुल के मेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें 9,73,704 वोट मिलते हैं और अर्दगान अपना पहला इलेक्शन जीतते हैं और इस्तांबुल के मेयर बनते हैं। मेयर रहते अर्दगान ने जो काम किए उसकी वजह से वो टर्किश पॉलिटिक्स में नायक के अनिल कपूर बन जाते हैं। इस्तांबुल में पानी की कमी, पोल्यूशन, ट्रैफिक जाम जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, सैकड़ों किलोमीटर पानी की पाइप लगवा दी, मॉडर्न रिसाइकलिंग सिस्टम से कचरे
रेलवे की प्रॉब्लम को खत्म किया, एयर पोल्यूशन कम किया, पब्लिक बसों को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसों से रिप्लेस किया, 50 से ज्यादा ब्रिज रोड्स बनवाकर ट्रैफिक जाम को भी कम कर दिया। यहां तक कि जब एर्दोगान इस्तांबुल के मेयर बने उस टाइम इस्तांबुल म्युनिसिपैलिटी पर $2 बिलियन कर्ज था। एर्दोगान ने उसे भी खत्म कर दिया और इस्तांबुल में $4 बिलियन इन्वेस्ट भी कर दिया। इस्तांबुल पब्लिक के लिए सिटी हॉल भी खोल दिए गए। मतलब एर्दोगान ने मेयर रहते वो सारे काम किए जो एक पॉलिटिशियन को करना चाहिए। एर्दोगान काम करते और पब्लिक के दिल में अपनी जगह बनाते, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब आता है 1997, एक पोयम जिसकी लाइन थी, मस्जिद हमारी बैरक है, गुंबद हमारे हेलमेट है। इस पोयम की वजह से उन पर रिलीजियस वायलेंस को बढ़ावा देने का आरोप लगता है और उन्हें 10 महीने की जेल की सजा हो जाती है। मेयर पद को छोड़ना पड़ता है और फ्यूचर में किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने पर बैन भी लग जाता है। हालांकि बाद में सजा कम करी जाती है और सिर्फ 4 महीने कर दी जाती है। अब आता है साल 2001, तैयब एर्दोगान और अब्दुल्ला गुल की लीडरशिप में एक नई पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP बनाई जाती है। लेकिन उस पोयम की वजह से बाकी पॉलिटिशियन तैयब को टोंट मारते कि तुर्की कभी इस्लामिक बेसिस पर AKP के साथ नहीं आएगा और यह पार्टी फेल हो जाएगी। लेकिन मेयर रहते एर्दोगान ने जो काम किया था उसे भूल जाना इतना आसान भी नहीं था। जहां बाकी पॉलिटिशियन पब्लिक नीड्स को इग्नोर करते थे, वही एर्दोगान ने उन्हें बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई थी, जिसका असर यह हुआ कि 2002 के जनरल इलेक्शन में नई वाली पार्टी AKP ने 34% वोट हासिल किए और टर्की की सत्ता में आ गई। हालांकि तैयब एर्दोगान पर तो पॉलिटिकल बैन चल रहा था, जिस वजह से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने अपनी जगह अब्दुल्ला गुल को PM बनाया और अब्दुल्ला गुल ने एर्दोगान को उस बैन को खत्म कर दिया। और साल 2003 में सड़कों पर पानी की बोतलें बेचने वाला, तिल की रोटी बेचने वाला तैयब एर्दोगान टर्किश प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और यहां से एक नए टर्किश ईरा की शुरुआत होती है। जो अब्दुल्ला गुल अपनी जगह एर्दोगान को PM बनाते हैं, उन्हीं अब्दुल्ला गुल को टर्किश प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जिसके बाद से लगातार एर्दोगान की लीडरशिप में उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती गई और एर्दोगान 2003 से लेकर 2014 तक टर्किश प्राइम मिनिस्टर रहे और 2014 से लेकर अब तक टर्किश प्रेसिडेंट हैं। इस बीच एर्दोगान ने जो काम किए उससे वो टर्की में पॉपुलर जो हुए वो हुए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो मुस्लिम लीडर के तौर पर फेमस हुए। जैसे कुर्दिश इशू, टर्की में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसे कुर्द कहा जाता है, जिनकी आबादी नॉर्थ टर्की में सबसे ज्यादा है, उसे टर्किश कुर्दिस्तान कहा जाता है। इसी तरह इराक के कुर्द इलाकों को इराकी कुर्दिस्तान, सीरिया का सीरियन कुर्दिस्तान। साल 1978 में कुर्दिश स्टूडेंट लीडर अब्दुल्ला ओकलन ने एक पार्टी बनाई, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK, जो अपने राइट्स की डिमांड करते थे, इक्वेलिटी की बातें करते थे। लेकिन आखिर में उन्होंने अपना एक अलग देश कुर्दिस्तान बनाने की डिमांड कर दी, जिसके बाद PKK को टर्की का रेबल ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया। टर्किश आर्मी और कुर्द रेबल के बीच मारकाट चलता, किडनैपिंग होती, टेररिस्ट अटैक होते, जिसमें करीब 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन एर्दोगान के आने के बाद 23 नवंबर 2011 को एर्दोगान ने कुर्द कम्युनिटी से पब्लिकली माफी मांगी। टर्किश गवर्नमेंट और PKK के बीच एक पीस प्रोसेस की शुरुआत थी। एर्दोगान ने टर्की की एक बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर दिया। सेकंड है इकोनॉमी। एर्दोगान जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को टर्की की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कई गवर्नमेंट रेगुलेशन को खत्म कर दिया। साल 2002 से 2012 के बीच टर्की की GDP 43% बूस्ट हुई, जो बढ़कर 64% हो गई। एर्दोगान जब सत्ता में आए थे उस टाइम टर्की पर $2.3 बिलियन का कर्ज था, जो 2012 में कम होकर $0.9 बिलियन पर आ गया। इस तरह इकोनॉमी सेक्टर में एर्दोगान की पॉलिसी की वजह से टर्की की इकोनॉमी में काफी सुधार आया। थर्ड है एजुकेशन। टर्किश एजुकेशन सेक्टर जो आने वाले टाइम में भी एर्दोगान की वजह से ही जाना जाएगा। साल 2002 में जो एजुकेशन बजट 7.5 बिलियन लीरा हुआ करता था, उसे साल 2011 तक बढ़ाकर 34 बिलियन लीरा कर दिया गया। टर्की के सभी सेक्टर के सामने एजुकेशन बजट सबसे ज्यादा था। 2003 में टर्किश गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया और कम ऑन गर्ल्स लेट्स गो टू स्कूल नाम से एक कैंपेन शुरू किया, जिसका एम स्कूल में जेंडर गैप को कम करना था। 2004 में बुक्स को फ्री कर दिया गया। 2005 में उन स्टूडेंट्स को माफ कर दिया गया जिन्हें किसी न किसी वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। एर्दोगान के प्राइम मिनिस्टर रहते टर्की में यूनिवर्सिटी की संख्या लगभग डबल हो गई। 2002 में 98 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, जो 2012 में बढ़कर 186 हो गई। एजुकेशन सेक्टर में और भी बहुत से बेहतर काम किए गए जो एर्दोगान की वजह से हमेशा जाने जाएंगे। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर। द 1915 कनाकले ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज को एर्दोगान ने खोला। एर्दोगान पीरियड के 10 साल में एयरपोर्ट 26 से बढ़कर 50 हो गए। 13,500 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे बनाया गया। रोड एक्सीडेंट में 50% की कमी आई। साल 2009 में पहली बार टर्की में हाई स्पीड ट्रेन सर्विसेज की शुरुआत हुई। 8 साल में 1076 किलोमीटर नई रेलवे लाइन और 5,499 किलोमीटर को रिन्यू किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी बड़ा बूस्ट दिखा गया। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी इसका एक अलग ही लेवल है। कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी में टर्की दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। फिफ्थ है हेल्थ। 2003 में सत्ता संभालने के बाद हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम
प्रोग्राम चलाया गया जिसे हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम STP कहा जाता है। साल 2004 में टर्किश पब्लिक को ग्रीन कार्ड दिया गया जो वहां के कमजोर लोगों को हेल्थ फैसिलिटी में खूब मदद पहुंचाता है। ये वो काम है जो तैयब अर्दगान को तुर्की का सबसे इफेक्टिव लॉन्ग टर्म वाला पॉलिटिशियन बनाता है। लेकिन ये वो पॉइंट है जिसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में पहला पॉइंट ये वेलफेयर स्कीम्स है एंड सेकेंड रिलीजियस फैक्टर, अर्दगान का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर। दुनिया में कहीं भी मुस्लिम को लेकर अगर कोई हलचल होती है तो कोई और बोले ना बोले, मुस्लिम कंट्री रिएक्ट करे ना करे, लेकिन अर्दगान का रिएक्शन जरूर आता है। फिर वो इजराइल पैलेस्टीन हो, सीरिया, सोमालिया, सऊदी अरेबिया या इजिप्ट, अगर कहीं भी लगता है कि यहां मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा तो अर्दगान का बोलना लगभग तय माना जाता है। अर्दगान का ये मुस्लिम इंटरेस्ट उन्हें वर्ल्ड मुस्लिम लीडर की तरह प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल द गाजा फ्लोटिला रेड। साल 2010 में इजराइल आर्मी ने पैलेस्टाइन के गाजा स्ट्रिप को ब्लॉक कर दिया था। 31 मई 2010 को इंटरनेशनल एक्टिविस्ट का एक ग्रुप अपने शिप्स के साथ इजरायली ब्लॉकेड को तोड़ने और गाजा में रह रहे लोगों को मानवीय मदद देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इजरायली मिलिट्री ने उन शिप्स को इंटरनेशनल वाटर में ही रोक दिया और सिक्योरिटी रीजन का हवाला देकर उन शिप्स को इजराइल पोर्ट पर ले जाने की कोशिश करी गई। लेकिन जब इजरायली ट्रूप्स शिप्स को पोर्ट ले जाने के लिए शिप्स पर चढ़ते हैं तो उसमें मौजूद एक्टिविस्ट उनका विरोध करते हैं, जिसमें एक्टिविस्ट और इजरायली ट्रूप्स में झड़प हुई और 9 लोगों को इजरायली मिलिट्री ने मार दिया और बहुत से लोग घायल भी हो गए। इस इंसिडेंट की वजह से टर्की और इजराइल में टकराव देखा गया, क्योंकि जिन 9 लोगों की मौत हुई थी उसमें 6 टर्की के रहने वाले थे। टर्की ने डिमांड करी कि इजराइल इस इंसिडेंट पर माफी मांगे, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया, जिसके जवाब में टर्की ने इजराइल के साथ सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए और इजरायली एम्बेसडर्स को बाहर निकाल दिया। और कुछ महीने बाद अर्दगान इजिप्ट की ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं और इजिप्टियन पीपल उनका ग्रैंड वेलकम करते हैं, जिसमें CNN से कुछ लोगों ने कहा था हम अर्दगान को मिडिल ईस्ट में इस्लामिक लीडर के तौर पर मानते हैं, जबकि बाकी लोग गाजा पर लिए गए उनके स्टैंड की खूब तारीफ करते हैं। इसी तरह मई 2021 में इजरायली ट्रूप ने अल-अक्सा मस्जिद में फायरिंग करी, जिसके रिप्लाई में अर्दगान ने इजराइल को टेरर स्टेट बताया। एक जगह और कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड को इजराइल के अगेंस्ट एक हो जाना चाहिए। इस तरह अर्दगान लगातार इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर इजराइल को टारगेट करते रहते हैं। जबकि अगर दूसरी तरफ देखें तो साल 2001 में सोमालिया सूखे की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उस टाइम अर्दगान ने सोमालिया को $201 मिलियन की मदद दी थी। इसके अलावा हागिया सोफिया को वापस से मस्जिद में बदलना एक ऐसा स्टेप साबित हुआ जिससे अर्दगान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ और तेजी से ऊपर बढ़ा। ओवरऑल देखा जाए तो अर्दगान टर्की के लिए एक ऐसा कॉम्बो है जो वहां की वेलफेयर सिस्टम और रिलीजियस एथिक्स दोनों को साथ लेकर चलता है, और यही वो रीजन है जो अर्दगान पिछले 21 सालों से सत्ता में बने हुए हैं। 1994 के बाद अब तक अर्दगान एक भी इलेक्शन नहीं हारे, क्योंकि टर्की में बैठे उनके अपने लोगों के अलावा पूरी दुनिया के मुसलमान अर्दगान की जीत की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।